आज अपन अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर अपना था पूर्ण हो गया। अब आज अपन उसी बुक्स का दूसरा चैप्टर अपने पास है, जिसमें विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में बात करेंगे। और साथ में अपन ये भी समझेंगे कि इस चैप्टर में से कितने प्रश्न और कितने अंकभार के और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न आएगा सिर्फ आपका वस्तुनिष्ठ, यहाँ पर कह सकते बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। एक आपको खाली स्थान है वही यहाँ से मिलेगी आपको, और उसके बाद में एक आपको इसी पार्ट में से अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी मिलेगा, और उसके बाद में एक प्रश्न आपको लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन मिलेगा। तो कुल मिला के इस पार्ट में से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 प्रश्न पूछने की पूर्ण रूप से संभावना हो सकता है। बोर्ड के द्वारा थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन अपने वो तैयारी जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से करनी चाहिए। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपन लोग बात करें तो इसमें से 4 प्रश्न मिलेंगे। बहुवैकल्पिक एक प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ होगा, एक आपको खाली जगह इस पार्ट में से मिलेगी, और एक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी इसी पार्ट में से मिलेगा आपको, और एक मिलेगा लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। इनको लगभग 12 की बात की जाए तो शायद 3.5 अंक भार का इस चैप्टर है, जिसमें से इस प्रकार के प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात अपन करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को अपन किस प्रकार से इस पार्ट को समझे ताकि ये प्रश्न है वो हमारे गलत ना हो। तो अपन सब साथ में मिलकर के प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हो सकते हैं और किस जगह से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे सबसे पहले ये देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। यानी यहाँ पर जो बात करेंगे वो विश्व स्तर पे बात करेंगे। जब मैं विश्व स्तर की बात करूंगा बच्चों, तो अपन महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत ये देखेंगे कि पूरे विश्व में किस भाग में जनसंख्या ज्यादा है, किस भाग में कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो क्यों है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, और घनत्व क्या होता है और वृद्धि क्या होती है, उससे संबंध उस बात अपन लोग करेंगे। तो देखते हैं कि बच्चों जो 21वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व की जो कुल जनसंख्या थी वो लगभग 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। एक बात ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जो अनुमानित कुल जनसंख्या थी वो आपकी 600 करोड़ से क्या थी, ज्यादा। चलिए एक आंकड़ा ये भी ठीक ठाक है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि विश्व की जनसंख्या 21वीं सदी के प्रारंभ में जो थी वो लगभग 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। अब अगली बात है विश्व में जनसंख्या का वितरण। अब अपन जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो किस प्रकार से वितरित है जनसंख्या, यानी यहाँ से आपका खाली जगह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन 3 शब्दों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। यानी अपन जानते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो समान नहीं है, असमान रूप से। तो ये 3 शब्द ध्यान रखोगे। असमान का मतलब सब जगह समान नहीं, असम का मतलब ये होता है, और विश्व को ध्यान रखेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, असम है, और क्या है, विश्व में। एक बात ये ध्यान रखेंगे। फिर अपन देखते हैं एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है जॉर्ज विक्रेसी, और उन्होंने जो जनसंख्या के वितरण से संबंधित एक बात बताई थी, और वह बात विश्व स्तर पर ना हो, विश्व स्तर की पूरी जनसंख्या के बारे में नहीं करके उस व्यक्ति ने ये बात एशिया महाद्वीप के संबंध में कही थी। और उसने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, यानी एशिया महाद्वीप के अंदर बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, यानी अधिक स्थानों पर कम लोग, कहने का मतलब विस्तृत भूभाग पर कम जनसंख्या निवास करती है और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग, और एक कम जगह पर अधिक लोग, यानी एक विस्तृत बड़े भूभाग पे तो कम लोग रहते हैं लेकिन कम भूभाग पे अधिक लोग निवास करते हैं। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है जॉर्ज विक्रेसी, जिन्होंने ये बात एशिया महाद्वीप के संबंध में बताई। तो ये कथन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा दृष्टि से ठीक ठाक है बच्चों। आगे अपन बात करते हैं किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषता। कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र की जनांकीय विशेषता का निर्धारण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे उस क्षेत्र की जनांकीय विशेषता है उसका निर्धारण अपन है, या जो निर्धारण या उसका अनुमान लगा सकते हैं वो उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का वितरण क्या है। उस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से इसको लेकर के, और एक जनसंख्या का घनत्व लेकर के, यानी कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र की हमें जनांकीय विशेषता क्या, जनसंख्या की क्या विशेषता है, वह बात अगर अपन लोग करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जनसंख्या का वितरण कैसे क्या है और जनसंख्या घनत्व क्या है, इन 2 बातों को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं तो अगला अपना बिंदु आता है कि जनसंख्या वितरण।
यानी जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या का वितरण का मतलब, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, जनसंख्या मतलब होता है लोगों की संख्या। अब वो लोग हैं वो पूरे पृथ्वी पर, या मैं कह दूं ये संपूर्ण जो भूभाग है पृथ्वी का, या भूपृष्ठ है, या जो धरातल है, उस पर किस प्रकार से निवास करते हैं, कैसे क्या रहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि धरातल या भूपृष्ठ यानी पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उस पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, वो कैसे रहते हैं। यानी कहने का मतलब पृथ्वी का जो धरातल है इसके कुछ भाग पे अधिक लोग निवास करते हैं और कुछ भाग ऐसे निर्जन पड़े हैं जहाँ पे कई हजारों वर्षों से भी लोग निवास नहीं करते। अब करते हैं नहीं करते, इसके पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार है। आगे अपन पढ़ेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, यानी किसी जगह पे अधिक लोग क्यों निवास करते हैं और किसी जगह पे कम लोग निवास क्यों करते हैं, इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार, आगे बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि जनसंख्या वितरण का मतलब होता है पृथ्वी के धरातल पर या भूपृष्ठ पर लोग हैं वो किस प्रकार से फैले हुए या कैसे क्या रहते हैं। धरातल या भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि धरातल या भूपृष्ठ, धरातल भूपृष्ठ किसका बच्चों, पृथ्वी के ऊपर लोग किस तरह से निवास करते हैं। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है, छोटा क्वेश्चन, अति लज्जात्मक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला आंकड़ा ध्यान देखिए, अगली बात बच्चों कि विश्व के 90% स्थलीय भूभाग, यानी पूरा विश्व की बात कर रहा है, मैं पूरे ग्लोब की बात करूं या पृथ्वी का जो स्थल वाला भाग है उस स्थल वाले भाग की बात करूं तो ये कहते हैं 90% स्थलीय भाग पर, यानी पूरी पृथ्वी का स्थल वाला भाग है, उस स्थल वाले भाग के 90% भूभाग में सिर्फ 10%, यानी बच्चों पूरी पृथ्वी का मैं 100 इकाई स्थलीय भूभाग मानता हूं तो उस 100 इकाई स्थलीय भूभाग पर सिर्फ 10 लोग निवास करेंगे। मानो कितने लोग निवास करते हैं, मात्र 10 लोग निवास करते हैं, और 90% लोग विश्व के 10% स्थलीय। अब देखिए अगली बात इसकी उल्टी है कि पृथ्वी का 90% स्थलीय भाग है, वहां पर सिर्फ 10% लोग ही क्या करते हैं बच्चों, निवास करते हैं। लेकिन अभी क्या करें, 90% लोग हैं वो पृथ्वी के कितने भूभाग पर निवास करेंगे, 10%। बात को समझना, यहाँ 90% पृथ्वी के स्थल के भूभाग का प्रतिशत है, उस पर सिर्फ निवास करेंगे। अगर 100 उस देश में 100 लोग हैं तो उसमें 10 लोग निवास करेंगे। बात समझना, पूरी पृथ्वी का अगर मैं क्षेत्रफल मान, स्थल वाले भाग का क्षेत्रफल 100 इकाई मानता हूं, कितना मानता हूं, 100 इकाई, उस 100 इकाई में से 90 इकाई पर कितने % लोग रहेंगे, सिर्फ बच्चों 10%। का मतलब अगर पूरे उस पृथ्वी पर 100 लोग हैं तो उसमें कितने लोग निवास करते हैं, मात्र 10%। इसका मतलब ये निकला कि विश्व के एक विस्तृत भूभाग पर बिल्कुल क्या रहते हैं बच्चों, कम लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, कम। फिर ये कह रहा है कि 90% लोग विश्व के 10%, अब ये कह रहा है कि 90% लोग, यानी 10% लोग हैं वो स्थल के 90% भूभाग में फैले हुए। अब स्थल का उधर कितना बच्चा बच्चों, 10% भाग। अब जनसंख्या उधर कितनी बची बच्चों, 10 इकाई ली है ना पढ़ने, पीछे कितनी इकाई बची है, 90 इकाई। तो पृथ्वी के 10% भूभाग पर 90% लोग रहते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि एक कम भूभाग पर अधिक जनसंख्या रहती है और वहां पे अधिक विस्तृत भूभाग पर कम जनसंख्या या कम भूभाग पर अधिक जनसंख्या। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 90% स्थल भाग पर 10% जनसंख्या और 10% स्थलीय भाग पे 90% जनसंख्या। ये आंकड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिए बच्चों। अब बात करते हैं विश्व के अंदर, जो पूरा विश्व की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें अपन ने देखा कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान समान नहीं है, किसी भाग पे जनसंख्या ज्यादा है, किसी भाग पे कम है। जैसे अपन ने देखा कि विश्व के अंदर 90% भूभाग पर सिर्फ 10% लोग निवास करते हैं। दोनों कई मास्टर जोड़ भी चलो हाँ, तो अपन बात करते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश, यानी विश्व में वैसे सभी देशों की बात नहीं करेंगे, उसके अंदर टॉप 10 कौन से देश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो देखेंगे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश, जिसमें एक देश है चीन, जो विश्व के अंदर नंबर 1 पे जनसंख्या पे कब्जा कर रखा है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और नंबर 4 पे इंडोनेशिया, नंबर 5 पे ब्राजील, और नंबर 6 पे पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया है, फिर बांग्लादेश, फिर रूस और फिर मैक्सिको। तो आपको ये ध्यान रखने 10 नामों के क्रम से सीरियल वाइज नाम ध्यान रखने, यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा पूछा जा सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि चीन, यानी यहाँ एक बात निकल के आती है, विश्व के ये 10 देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब ये इन 10 देशों के अंदर पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करेंगे।
अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं बच्चों, तो 60 लोग इन 10 देशों में निवास करेंगे। बात समझना, इन 10 देशों विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? 60%। बहुत अधिक जनसंख्या, मात्र 10 देश है और 10 देश के अंदर 60 पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन कितने भाग्यशाली है कि अपना महाद्वीप है वो विश्व के जो महाद्वीप है, विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 6 देश है ना, वो इसी महाद्वीप के अंदर है। और वो कौन कौन से? सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में 6 देश एशिया महाद्वीप में है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या। तो आप अनुमान लगा सकते हैं विश्व के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की होगी? किस महाद्वीप की होगी सबसे ज्यादा जनसंख्या? एशिया महाद्वीप। क्यों? क्योंकि विश्व के जो 10 टॉप में से 6 देश है वो सिर्फ एकमात्र कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो कौन कौन सा? चीन एशिया में पड़ता है, भारत एशिया में, और संयुक्त राज्य अमेरिका कौन से महाद्वीप में पड़ेगा बच्चों? उत्तरी अमेरिका में, इंडोनेशिया एशिया में, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, पाकिस्तान एशिया में, नाइजीरिया अफ्रीका में, और बांग्लादेश आपका एशिया में, रूस एशिया में, उत्तरी और मैक्सिको कहां पे बच्चों? उत्तरी अमेरिका में। एक बात ये भी ध्यान रखिए। अब अगला बड़ा बिंदु आता है जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, जब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले, यानी कोई भी एरिया या किसी क्षेत्र, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग और उस क्षेत्र का मतलब क्षेत्र का आकार और उसमें रहने वाले लोग, इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। यानी किसी क्षेत्र विशेष से रहने वाले लोगों की संख्या, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, उस क्षेत्र का जो क्षेत्र में रहने वाले लोग और उस क्षेत्र का आकार क्या है, यानी किसी क्षेत्र विशेष रहने वाले लोगों की संख्या, वह भूमि के आकार, उस जिस जगह पे वो लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों की संख्या, और जिस जगह पर वो लोग रह रहे हैं उस भूमि का आकार यानी उसका क्षेत्रफल कितना क्या है, इन दोनों का अगर अनुपात है उस अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या घनत्व। एक बात ध्यान रहे, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या घनत्व। प्रति या इसको आप ऐसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कोई क्षेत्र है बच्चों, ये क्षेत्र मान लो, इस क्षेत्र की लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई 1 किलोमीटर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मतलब पूरा एरिया, या ए बी सी ये वाला ये प्रत्येक दूरी प्रति वर्ग किलोमीटर बोलूंगा, यानी इसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी कितनी मान लो 1 किलोमीटर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, इस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या और ये क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर है, इन दोनों का अनुपात होगा ना, वही तो क्या है? जनसंख्या घनत्व। समझ बात नहीं? मान लो इस पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो मात्र कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। ये देखो ये क्षेत्र ये लंबाई 1, चौड़ाई भी 1 है, 1 किलोमीटर। आप इसका क्षेत्रफल कैसे? लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, या जैसे ये बढ़ जाएगा, मान लो 1 है तो इसका मतलब वर्ग बढ़ेगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल कैसे? भुजा का स्क्वायर, भुजा ये भी एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल कितना? 1 वर्ग किलोमीटर है। और मान लो ये कितने लोग रह रहे हैं? 10 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 10। तो 10/1 ये जो अनुपात है, इस अनुपात अपने क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। अपन कहेंगे 1 वर्ग किलोमीटर 10 लोग निवास करते हैं। कितने लोग निवास करते हैं? 10। यही तो क्या है बच्चों? जनसंख्या घनत्व। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को भी अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? जनसंख्या में किसका भाग देंगे अपन? क्षेत्रफल का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? जनसंख्या में किसका भाग देंगे? क्षेत्रफल का भाग देंगे, तो अपने पास क्या आएगा? जनसंख्या घनत्व। ठीक, एक बात ये ध्यान रखेंगे। फिर अब ये जनसंख्या घनत्व, या अपन ने पीछे बात की थी कि विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण असमान है, समान रूप से नहीं। उसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार? देखिए, अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है। ऐसे बहुत से कारक है जो जनसंख्या को क्या करते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उन कारकों की बात करते हैं। पहला कारक हमारा भौगोलिक कारक। कौन सा कारक है? भौगोलिक। अब भौगोलिक कारक यानी ये कारक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? इसको मानव नहीं बनाता बच्चों, ये किसके द्वारा? प्रकृति प्रदत्त कारक। इसका इसको भौगोलिक रूप से ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कारक होता है, इसलिए मतलब भौगोलिक कारक। अब इसमें कौन कौन से? यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भौगोलिक कारक कौन से। इसमें ऐसे नहीं पूछेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो यहाँ से। और प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है
कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक कौन सा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहला है जल की उपलब्धता। जल को मानव नहीं बना सकता। अब जल किसकी देन है बच्चों? प्रकृति की देन है कि नहीं? प्रकृति की देन है जल। तो जल की उपलब्धता, अब किसी भूभाग में जल नहीं है, उस क्षेत्र में लोग क्या करेंगे बच्चों? ज्यादा निवास या कम? उस क्षेत्र में बिल्कुल लोग निवास नहीं, क्योंकि उनको जल की जो आवश्यकता है वो नहीं, जल नहीं मिल रहा है, तो वो जल नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वहां कृषि वगैरह ये भी नहीं, बारिश नहीं हो रही, जल का मतलब जल, तो इसका मतलब वहां कृषि वगैरह नहीं होगी। कृषि वगैरह नहीं होगी तो लोग अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? भरण पोषण नहीं कर सकते, तो इसका मतलब उस क्षेत्र में जनसंख्या बिल्कुल क्या होगी बच्चों? विरल होगी। इसलिए अपन देखते हैं हमारे पूरे विश्व के अंदर जहाँ नदी घाटियां के क्षेत्र है, जहाँ नदी बहती है, नदी घाटी द्वारा निर्मित क्षेत्र है, उस भूभाग में जनसंख्या हमेशा क्या रहती है बच्चों? अधिक। जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र गंगा नदियों के द्वारा सिंचित है, इसलिए उन क्षेत्र में जनसंख्या क्या सबसे ज्यादा है, और भारत के दूसरे राज्यों में जनसंख्या अपेक्षा क्या है? कम है। इसका कारण यही है। तो विश्व के अंदर भी यही स्थिति है कि नदी घाटी विश्व के सबसे क्या बच्चे संघर्ष का मतलब उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। या फिर ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, कम संघन प्रदेश का मतलब है कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या बिल्कुल क्या है? विरल है। विरल का कारण है कि वहां जल उपलब्ध नहीं है। फिर दूसरा भू आकृति। भू आकृति का मतलब पृथ्वी के धरातल से किससे संबंधित? पृथ्वी का धरातल यानी ऊंचाई से संबंधित है। किससे संबंधित? ऊंचाई से। तो समतल मैदान और मध्य ढाल, यानी जो समतल मैदान होते हैं या मध्य ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे कृषि भी क्या की जाती है बच्चों? आसानी से की जाती है। तो अपन देखते हैं कि वहां आने जाने के, परिवहन के, सिंचाई के साधन भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो क्या होता है वहां पर देखते हैं विश्व की सबसे ज्यादा संगतम जनसंख्या निवास करती है। इसलिए देखो गंगा का मैदान विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। क्यों? कि नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। तो नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र कैसा? मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र है तो सब भूभाग भी समतल है, जल भी उपलब्ध है। तो इसका मतलब वहां विश्व की जनसंख्या लगभग क्या है? ज्यादा जनसंख्या संगम वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र गिना जाता है। फिर ये पर्वतीय कोई पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय के पर्वतीय भाग है। अपन देखते हैं कि पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र है तो सीधी सी बात है वो भूभाग है, भू आकृति है, वो कैसे समतल नहीं है, पर्वतीय है, पहाड़ी है। इसका मतलब ये अगर उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगी? विरल। विरल का मतलब होगी कम। इसलिए हिमालय के पर्वतीय भाग कैसे किसके उदाहरण माने जाते हैं? विरल जनसंख्या के उदाहरण माने जाते हैं। आगे अपन बढ़ते देखते हैं कि जलवायु भी, ये भी जलवायु को भी मानव नहीं उत्पन्न करता है, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, इसको जलवायु अति शोषण है तो भी जनसंख्या कम निवास करेगी। अगर अत्यधिक ठंडी है तो भी वे प्रतिकूल जलवायु वहां पर रहने वाले लोगों के अनुकूल नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे जनसंख्या क्या रहेगी बच्चों? यहाँ पे विरल निवास करेगी। क्या करें? विरल का मतलब कम। और भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वो वहां के भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो लोगों के क्या है? अनुकूल है। क्या है? अनुकूल। इन क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करेंगे। अगला कारण है मृदा। अगला कौन सा है? मृदा। अपन जानते हैं कि उपजाऊ मृदा यानी नदियों के द्वारा लाई गई मृदा कैसी होती है बच्चों? उपजाऊ मृदा होती है, जिसको अपन कहते हैं दोमट मृदा। तो उपजाऊ मृदा है, दोमट मृदा है, तो वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाएगी बच्चों? गहन कृषि करेंगे। कैसी कृषि करेंगे अपन? गहन कृषि करते। और जब गहन कृषि होगी तो उसका मतलब कि वहां पे जो फसलें हैं उनका उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। जब फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे जनसंख्या कम होगी, ज्यादा होगी, अधिक जनसंख्या निवास करती है। या फिर कम उपजाऊ मृदा है जैसे मरुस्थलीय या फिर पर्वतीय मृदा है, तो सीधी सी बात है वहां पे फसलों का उत्पादन बिल्कुल न के बराबर होता है, तो लोग अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, तो वहां पे जनसंख्या क्या होगी? कम रहेगी या विरल जनसंख्या क्षेत्र माना जाता है। तो ये चार कारण बच्चों, सबसे पहले जल की उपलब्धता, उसके बाद हमने पढ़ा था जो भू आकृति, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जलवायु और मृदा। ये भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं। अब कुछ आर्थिक कारण है वो भी जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित। तो ध्यान रखें कि भौगोलिक कारक और आर्थिक। जब मैं आर्थिक कारकों की बात करता हूं तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज आता है। और खनिज, जिन क्षेत्रों में खनिजों की क्या बच्चों? अधिकता है, तो इसका मतलब उस क्षेत्र में क्या लगेगा? उद्योग स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा? उद्योग। और अपन जानते हैं कि जिन क्षेत्र में खनिज निकलेगा तो उद्योग लगेगा, उद्योग लगेगा तो लोगों को रोजगार की क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। एंड जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता था उन लोगों को अब उन उद्योगों के अंदर रोजगार मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या में क्या हो जाएगी? जनसंख्या उस क्षेत्र की बढ़ जाएगी। तो देखो खनिज की अधिकता, इसका मतलब वहां लगेगा उद्योग। उद्योग प्लस खनिज दोनों है, उद्योग भी है वहां और खनिज भी निकल रहे, तो इसका मतलब वहां पे लोगों को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिलेगा। तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग दूसरी जगह छोड़ करके वहां आने, तो लोगों के आने से जनसंख्या
का जो क्षेत्र, पहले जनसंख्या नहीं थी, अब वहां खनिज निकल रहे, खनिज निकले, उद्योग लगे तो उद्योगों में किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? मजदूरों की, कारीगरों की, लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग हैं वो अपना रोजगार पाने के लिए इस जगह आ जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या हो जाती है? संकन यानी अधिक हो जाती है। ऐसा एक उदाहरण दिया इन्होंने कि विश्व के अंदर कटगा और जाम्बिया जो क्षेत्र है बच्चों, वो अफ्रीका में, कहां पे है? अफ्रीका में। वहां पे एक खनिज निकलता है जिसका नाम है तांबा। कौन सा खनिज निकलता है वहां? तांबा। पेटी का मतलब उस जगह कटगा और जाम्बिया के विस्तृत भूभाग पर तांबा है वो निकलता है। अब उस तांबे को निकालने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, इसलिए अधिक मात्रा में लोग हैं, उन लोगों को यहाँ खनिज निकालते उनको क्या मिल जाता है? रोजगार मिल जाता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या क्या हो गई? संकन हो गई, बढ़ गई जनसंख्या। ठीक है, एक बात ये आगे चलते हैं। तो अगला है नगरीकरण। अगला क्या होता है? नगरीकरण। अब नगरीकरण का मतलब होता है जब लोग गांव को छोड़ के नगर की ओर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? नगरीकरण कहते हैं। उसके पीछे बहुत से कारण है कि नगरों के अंदर क्या होता है? नए नए रोजगार की क्या मिलते हैं? अवसर मिलते हैं, और शिक्षा का और चिकित्सा की वहां की उसको क्या मिलती है? सुविधा मिलती है। परिवहन और संचार के साधन है वो भी नगर में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये है नगरीकरण। फिर औद्योगिकरण। अगला क्या है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें अधिक मात्रा में क्या है? उद्योग है, तो उसको अपन बोलते हैं औद्योगिकरण क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको? औद्योगिकरण क्षेत्र। यानी जिस क्षेत्र में अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित होते हैं तो उसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब औद्योगिक क्षेत्र है तो लोगों को क्या मिलेगी? अधिक उद्योग है तो उनमें काम करने वाले लोगों की जरूरत भी क्या पड़ेगी? ज्यादा पड़ेगी। तो अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार क्या मिलते हैं? अवसर मिलते हैं। लोगों को वो उद्योग अपने और क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण दिया गया कोम्बे ओसाका प्रदेश है जो जापान में है बच्चों। ये जो कोम्बे ओसाका प्रदेश कहाँ है? जापान में। यहाँ पे अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित, उन उद्योगों के अंदर लोग हैं वो दूर दूर से जाकर के काम करते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। तो उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या कुछ समय के अनुसार बढ़ गई। पहले जनसंख्या विरल थी, लेकिन उद्योगों के स्थापित होने से लोग रोजगार पाने के लिए दूसरी जगह से यहाँ जाकर के रहना शुरू कर दिया। तो ये क्षेत्र क्या बन गया? संघन जनसंख्या का प्रदेश। तो ये सारे कारक थे बच्चों, ये कारक थे आर्थिक। किस प्रकार के कारक थे? जो आर्थिक कारक थे जनसंख्या वितरण को क्या कर रहे थे? प्रभावित कर। अब एक और है अपने पास सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये भी जनसंख्या को क्या करता है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जिसमें धार्मिक, अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो वहां पर भी उस धर्म की पालना करने वाले लोगों के जाने से क्षेत्र में जनसंख्या वो क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। या फिर संस्कृति का केंद्र है, या फिर राजनीतिक रूप से किसी क्षेत्र में क्या है? अशांति है, तो इसका मतलब उस जगह को लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, उस जगह को लोग क्या करेंगे? छोड़ना पसंद करेंगे। या वहां की सरकार के द्वारा किस प्रकार की नीतियां बनाएगी, ये भी जनसंख्या के वितरण पे क्या डालती है? प्रभावित करती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते। इस प्रकार से ये भूगोलिक, धार्मिक, आर्थिक और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ये जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा आप इनके बारे में। अब अगली बात अपने करते हैं जनसंख्या वृद्धि की बात। इसकी बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये होता है जनसंख्या बढ़ नहीं होता बच्चों। जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये नहीं होगा कि जनसंख्या बढ़ी तो ही जनसंख्या वृद्धि, ऐसा नहीं। जनसंख्या घटती है तो भी जनसंख्या वृद्धि। यानी एक शब्द में इसका अर्थ है जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन या बदलाव। यानी एक निश्चित समय की अवधि के अंदर जनसंख्या के आकार में कितना क्या परिवर्तन हुआ। अब वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और वो परिवर्तन क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन फिर भी नकारात्मक हुआ है तो भी जनसंख्या वृद्धि हुई है और सकारात्मक हुआ है तो भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है जनसंख्या के आकार में बदलाव या जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं दो समय, ये क्या कोई भी क्षेत्र विशेष लीजिए, उस क्षेत्र विशेष में किन्हीं दो निश्चित समय अवधि, मान लो यहाँ पर बात करते हैं, ये मैं बात कर लूं 2001 से और ये 2011, तो एक निश्चित समय अवधि हुई। एक निश्चित क्या होगी बच्चों? समय अवधि। इस निश्चित समय अवधि में के अंतराल में जनसंख्या यहाँ से 2001 में यहाँ की जनसंख्या कितनी थी और 2011 में यहाँ की जनसंख्या कितनी हुई। इसके जनसंख्या के आकार में क्या परिवर्तन हुआ? ये जो परिवर्तन हुआ, अब हो सकता है कि पहले जनसंख्या ज्यादा थी या जनसंख्या कम हो सकती है। हो सकता है पहले यहाँ जनसंख्या कम थी और यहाँ जनसंख्या जाने पे क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन जनसंख्या के आकार में बदलाव तो हुआ है। यही तो क्या है? जनसंख्या परिवर्तन है। तो किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं दो निश्चित समय अवधि के अंतराल में जनसंख्या के आकार में होने वाला बदलाव या परिवर्तन है वो क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या
वृद्धि। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे क्या दर्शाया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि को दो प्रकार से दर्शा सकते हैं, एक निरपेक्ष रूप से और एक प्रतिशत के रूप में। किस रूप में? निरपेक्ष और प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है। अब जनसंख्या वृद्धि के दो रूप होते हैं, एक धनात्मक या जिसको कहते हैं सकारात्मक, एक होती है ऋणात्मक या जिसको अपन कहते हैं नकारात्मक। क्या कहते हैं जिसको? नकारात्मक। अब धनात्मक कब होगी? किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या एक दो निश्चित समय अंतराल के बाद में उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका मतलब वो जनसंख्या वृद्धि तो है, लेकिन वो जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की है? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि है। किस प्रकार की है? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। यानी ये कह रहे कि जन्म दर अधिक, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है और मृत्यु दर क्या है? कम है, तभी तो उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी, वरना उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती नहीं है। जितने जन्म ले रहे उतने ही मर रहे, तो अनुपात क्या आएगा? लास्ट में बराबर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि धनात्मक या सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब किसी क्षेत्र विशेष में जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर क्या है? कम है। तो ध्यान रखें, जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। और एक ये भी हो सकता है कि दूसरे देशों से क्या हो जाए? प्रवास हो जाए, अप्रवासी, यानी दूसरे देश से दूसरे देशों को छोड़ करके लोग किसी क्षेत्र में आ जाए और उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वो वृद्धि होगी, वो कैसे होगी? धनात्मक। अब ऋणात्मक वृद्धि का मतलब ये होता है कि एक कोई क्षेत्र है, अब वो क्षेत्र दो निश्चित समय अंतराल में अपन बात करेंगे तो उस क्षेत्र में पहले जनसंख्या ज्यादा थी और एक निश्चित समय के बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी बच्चों? कम होगी। क्या होगी? उसकी तुलना में वहां पे क्या होगी? कम हुई। इसका मतलब है कि वहां जनसंख्या वृद्धि तो हुई है, पर जनसंख्या वृद्धि कैसी हुई? वहां पे ऋणात्मक हुई है। अब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब जन्म लेने वाले कम और मरने वाले ज्यादा। देखो, जन्म दर क्या हो? कम हो और मृत्यु दर क्या हो? अधिक। तब जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी? सीधी सी बात है, जनसंख्या क्या हो जाएगी भाई? जन्म एक लेता है, मृत्यु दो है, तो सीधी सी बात है कि मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। या देखो, जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक, या फिर वहां उस देश के अंदर अशांति, राजनीतिक रूप से अशांति या फिर दूसरा भी कारण हो सकता है, तो लोग उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाएंगे, तो भी जनसंख्या में क्या हो जाएगी? कमी होगी, नहीं होगी? तो ये बात ध्यान रखें। इसका दो जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की, वो दो प्रकार से हो सकती है, धनात्मक और दूसरी कौन सी हो सकती है? ऋणात्मक। धनात्मक कब होगी? ऋणात्मक कब होगी? इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ शब्दावली आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है। जब मैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की बात करता हूं, देखो किसी क्षेत्र विशेष में दो निश्चित समय अवधि के अंतराल में, यानी दो निश्चित समय पढ़ा आपने, जैसे 2001 और 2011, ये दो अपने आप में क्या निश्चित समय की अवधियां है। उस अवधि में अंतराल में जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य, जन्म दर और मृत्यु दर का, यानी जन्म लेने वाले कितने और मरने वाले कितने, जन्म दर क्या थी और मृत्यु दर क्या थी। जन्म दर में से अगर अपन मृत्यु दर को घटाएंगे, घटाने के बाद में अपने पास जो परिणाम आता है उसी परिणाम को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि। उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वृद्धि। यानी किसी क्षेत्र विशेष में दो निश्चित समय अवधि के अंतराल में जन्म और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली। अब जब अंतर निकालेंगे ना, जैसे मान लो किसी क्षेत्र की जन्म दर मान लो 10,000 और मृत्यु दर मान लो 5,000, कितनी है? 5,000। तो अपन ये प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? 5,000 किससे, मतलब ये 1000 है, ये 500, ये 5,000 कितनी है? 500 है। कितनी है? 500। तो अपन क्या करते हैं? अपन ये करते हैं कि जन्म दर में से मृत्यु दर को अंतर निकालते, अंतर निकालने का जो परिणाम आता है ना, वही परिणाम तो क्या है? प्राकृतिक वृद्धि होगी, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होगी। तो जन्म दर कितनी है? 1000, मृत्यु दर कितनी है? 500। 1000 में से 500 का शेष कितना बचा बच्चों? 500। अब 500 आपके पास जो परिणाम आया ना, ये परिणाम ही क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। कितनी जनसंख्या प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो किसी क्षेत्र विशेष में दो निश्चित समय अवधि के अंतरालों में जन्म और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र की क्या कहते हैं? अपन प्राकृतिक वृद्धि। यानी प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर में से मृत्यु दर। अब अगला आता है जनसंख्या की, एक आता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। क्या आता है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब किसी क्षेत्र विशेष में दो निश्चित समय अवधि के अंतरालों में जन्म और मृत्यु दर, अब बात फिर वही है, लेकिन यहाँ प्रवास को शामिल किया। किसको शामिल किया है? प्रवास। अब प्रवास में अप्रवास और क्या होगा? उत्प्रवास, ये पढ़ने वाला। अब वास्तविक वृद्धि में क्या तो जन्म दर मृत्यु दर प्लस अप्रवास, तो आएगा तो जुड़ेगा, जाएगा तो घटेगा, आएगा तो जुड़ेगा, जाएगा तो घटेगा। तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस
अप्रवास और माइनस उत्तरवास। जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाओ, अब आए उनमें जाने वाले को घटाओ। अब जोड़ने के बाद ये जो परिणाम आता है वही क्या होता है, वास्तविक जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। अगला जनसंख्या के अंदर ये जो परिवर्तन होता है, किन कारण से, कौन से घटक है जिनकी वजह से जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन कितने घटक है बच्चों, 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और क्या है, प्रवास। इसके द्वारा ही अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। इनके बिना जनसंख्या में बदलाव हुआ या नहीं हुआ उसका आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान लगाने के 3 घटक हैं या 3 कारक है, जन्म दर, मृत्यु दर और बच्चों प्रवास। अब देखते हैं जन्म दर क्या है। ये जन्म दर है, इसकी अपन गणना कैसे करेंगे, इसको परिकलित किस प्रकार से करेंगे। तो जन्म दर को अपन जो परिकलित या जो गणना करेंगे इसकी वो करेंगे अशोधित जन्म दर से। किससे करेंगे बच्चों, अशोधित जन्म। जब हमें अशोधित जन्म दर के बारे में पता होगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, मृत्यु दर वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब अशोधित जन्म दर के बारे में जानकारी नहीं है ये, तो अपन जन्म दर है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि अशोधित जन्म दर होती क्या है। जब अपन अशोधित जन्म दर की बात करते हैं तो अपन देखते हैं किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। यानी कोई भी क्षेत्र ले लो आप, उस क्षेत्र में एक निश्चित वर्ष के अंदर कोई विशेष वर्ष हो सकता है, एक निश्चित वर्ष समय अवधि होनी जरूरी। उस एक निश्चित वर्ष के अंदर कि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा, यानी 1000 स्त्रियों के द्वारा कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया। अब जन्म कौन देगा, स्त्री आएगी, यहाँ पे पुरुष वगैरह नहीं आएगा। तो ध्यान रखोगे, अब इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, क्यों मृत्यु दर में आओगे वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसी क्षेत्र विशेष के अंदर एक निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, अशोधित। यानी 1000 स्त्रियों एक वर्ष में कितने जीवित बच्चों को क्या देती है, उसकी संख्या को अपन क्या कहते हैं, अशोधित जन्म। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटा उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की, यानी किस वर्ष का आपने जो ये जीवित जन्मे बच्चों की संख्या काउंट की, उसके वर्ष के मध्य में जनसंख्या कितनी थी और उसको किससे गुणा करना बच्चों, 100 से नहीं करना, 1000 से। क्यों, अपन कितनी स्त्रियों की बात कर रहे हैं, 1000 स्त्रियों की बात, इसलिए गुणा में कितना है बच्चों, 1000। इसी प्रकार से दूसरा कारक है अपने पास मृत्यु दर। क्या है, मृत्यु दर। जिस प्रकार से जन्म दर की अपन जो निर्धारण करते थे या उसकी गणना या उसका परिकलन करते थे अशोधित जन्म दर से, वैसे वैसे यहाँ मृत्यु दर का अपन गणना परिकलन किससे करेंगे, अशोधित मृत्यु दर से करेंगे। किससे करेंगे, अशोधित मृत्यु दर। अब ये क्या होता है, देखो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या को, यानी ये कह रहा है कोई क्षेत्र विशेष होगा, वो क्षेत्र विशेष की निश्चित विशेष समय में या निश्चित अवधि के अंदर 1000 जनसंख्या, 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की, 1000 जनसंख्या में कितने लोग मरे एक वर्ष में, उनकी संख्या है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, मृत्यु दर। तो ध्यान रखेंगे अशोधित मृत्यु ज्ञात में सूत्र किसी वर्ष विशेष में मृतकों की, यानी एक निश्चित वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या कितनी थी और उसको गुणा किससे करोगे बच्चों, 1000 से। क्यों, बात किस पे हो रही है, प्रति 1000 की हो रही है, इसलिए गुणा किससे करते हैं बच्चों, 1000 से करते हैं। अब अगला टॉपिक है अपने पास प्रवास। ये भी क्या है, प्रवास क्या है, ये भी जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। जनसंख्या वृद्धि को में क्या करता है, परिवर्तन करने वाला घटक है प्रवास। प्रवास का मतलब है कि कोई लोग हैं किसी क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं या किसी दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसका मतलब अपन कहेंगे जो लोगों का क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है। अब ये प्रवास के अंदर एक होता है उद्गम स्थल, एक होता है गंतव्य स्थल। यानी जैसे मान लो बच्चों ये एक क्षेत्र है A और ये क्षेत्र है आपके पास B। मान लो कुछ लोग यहाँ से इस जगह को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, यानी इस क्षेत्र को किसी कारण से क्या कर रहे हैं, छोड़ दिया और इस जगह पे आ रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इन लोगों के लिए क्या है बच्चों, उद्गम स्थल है। मतलब ये के लिए क्या है, वह स्थान जहां से लोग जाते हैं
मतलब यहाँ से निकले नहीं निकले, ये लोग निकले यहाँ से, जा कहां से, इस जगह से निकले, इस जगह पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्षेत्र है ना, ये जगह यहाँ से जा रहे लोग, इसलिए ये जाने वाले लोगों के लिए जगह क्या है, उद्गम स्थल। यानी ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, उद्गम स्थल हो गया, ठीक है। तो उद्गम स्थल का मतलब है कि वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं। तो ये यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए ये जगह इन लोगों के लिए क्या है, उद्गम स्थल। अब यहाँ से ये लोग जाएंगे तो सीधी सी बात, इस क्षेत्र की जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी, बच्चों की बताओ मेरे को, घटेगी। कि लोग जा रहे हैं तो जनसंख्या क्या होगी क्षेत्र की, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। एक बात, एक गंतव्य स्थल, ये क्या है, गंतव्य स्थल। गंतव्य स्थल का मतलब वो स्थान जहां पर लोग आते हैं। अब यहाँ से जा रहे, आ कहां रहे, यहाँ पे आ रहे, तो यही व्यक्ति यहाँ से गए इस जगह के लिए, तो हो गए क्या हुआ, उद्गम स्थल। और यहाँ नए स्थान पे आकर के रह रहे हैं, तो ये इसका कौन सा स्थान हो गया बच्चों, गंतव्य स्थान हो गया। कौन सा हो गया, गंतव्य स्थान। तो इसका मतलब एक व्यक्ति उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल दोनों का निवासी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है ना। जब यहाँ से आ रहा है ना, तब ये यहाँ का क्या है, उद्गम स्थल उनके लिए, और यहाँ निवास करेगा नए स्थान पे, तो इसका कौन सा स्थल हो गया, गंतव्य स्थल। तो जब ये गंतव्य स्थल पर आएगा तो जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी। जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। उद्गम स्थल का मतलब वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं, जनसंख्या में कमी होगी, और वह स्थान जहाँ पर लोग आते हैं, गंतव्य स्थल, और वहां पे जनसंख्या में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। अब बात करते हैं प्रवास के प्रकार। समय के अनुसार प्रवास बच्चों 3 प्रकार का होता है। एक स्थायी प्रवास हो जाता है, एक अस्थायी प्रवास होता है, और एक मौसमी प्रवास, या जिसको अपन कहते हैं ऋतुगत। पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रवास पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, समय के अनुसार प्रवास, स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास या ऋतुगत प्रवास होता है। अब आगे बात करते हैं प्रवास की धारा, यानी प्रवास किस रूप में चलता है। अब प्रवास का मतलब लोग किस जगह से किस जगह की ओर जाते हैं। अब लोग गांव से गांव की ओर भी प्रवास करते हैं। यहाँ पे महिलाएं सर्वाधिक, गांव से गांव वाले प्रवास में सबसे ज्यादा कौन करती है बच्चों, महिलाएं करती है। और गांव से नगर, और नगर से नगर भी प्रवास हो सकता है, और नगर से गांव भी हो सकता है। तो ये प्रवास की धारा है, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव। आगे अपन चलते हैं, तो एक व्यक्ति है, वो क्या हो सकता है, एक अप्रवासी शब्द मिलेगा आपको, एक मिलेगा उत्प्रवासी। जिस प्रकार उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल, वैसे एक व्यक्ति क्या अप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों हो सकता है क्या, यस हो सकता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल हो सकता है, वैसे उसी प्रकार से एक व्यक्ति अप्रवासी और क्या हो सकता है, आपका उत्प्रवासी भी हो सकता है। अब अप्रवास का मतलब है जब लोग दूसरी जगह से नई जगह पर आते हैं। मान लो ये ए जगह है और ये बी जगह। अब यहाँ रमेश नाम का व्यक्ति इस ए जगह से कहा जा रहा है बच्चों, बी जगह पे जा रहा है। तो इसका मतलब इस जगह को छोड़ रहा है और इस जगह पर जा रहा है। तो इस जगह के लिए ये व्यक्ति क्या हुआ, अप्रवासी। क्या हो गया, अप्रवासी। अब यहाँ छोड़ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको क्या क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी। क्या हो गया, इस जगह ए जगह के लिए व्यक्ति क्या है, उत्प्रवासी, और यहाँ आकर के रह रहा है बी जगह के लिए क्या होगा, अप्रवासी। इस प्रकार से एक व्यक्ति उत्प्रवासी अप्रवासी दोनों हो सकता है। तो अप्रवास का मतलब जब लोग दूसरी जगह से नई जगह पर आते हैं। ये इस जगह से यहाँ पे गया, इस जगह के लिए क्या हो गया, अप्रवासी। उत्प्रवासी क्या, लोग जब उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं, तो पहले वाली जगह के लिए वो क्या हो गया, उत्प्रवासी। जैसे मैंने ए और यहाँ पे अभी ये जैसे लोग हैं ग्रीन कलर के, ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ए जगह से बी जगह आ रहे हैं, तो इसका मतलब बी जगह लिए अप्रवासी, बी जगह लिए क्या हो गए बच्चों, ये अप्रवासी, और ए जगह लिए ये लोग क्या हो गए, उत्प्रवासी। क्या हो गए, उत्प्रवासी। अब ये जो प्रवास है, इस प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो प्रवास को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं। अब प्रवास के प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के फैक्टर, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है बच्चों अपकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को उस जगह को छोड़ने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं या बाध्य करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक का मतलब वे कारक जो लोगों को उस स्थान से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं, उसको मजबूर करते हैं। अब वो कौन से कारक हो सकते हैं, तो देखो बेरोजगारी हो सकती है। अगर लोगों को समय पे रोजगार नहीं मिलेगा तो वो लोग वहां रहना पसंद करेंगे, वो जगह को छोड़ना चाहिए। या उनको रहन सहन की, रहने की ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है तो भी लगे लोग हैं वो जगह की नफरत करना शुरू कर देंगे। या उनको राजनीतिक रूप से वो जगह क्या है, उपद्रव हो रहा है,
या फिर उनकी जलवायु है वहां की उनके प्रतिकूल नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो भी लोग उस जगह को छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए क्या है, उपाध्य हो जाते हैं। तो ये प्रतिकर्ष कारक है। यहाँ से आप परीक्षा में एक प्रकार जो आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। और एक होता है अपकर्ष कारक। कौन से कारक, अपकर्ष, यानी अब वे कारक जो लोगों को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसे कारक जो लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसको अपन कहते हैं अपकर्ष कारक। अब वो कौन से हो सकते हैं, रोजगार के बैग, यानी आप कहीं पे रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार मिलेगा वहां जाएंगे तो आप उस रोजगार की तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए। तो रोजगार के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल आपके जलवायु, शिक्षा, चिकित्सा की उचित क्या हो सकती है बच्चों, व्यवस्था, जल की उचित व्यवस्था, ये सारे कार्य क्या होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कारक होते हैं। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने आज कुछ जो अपना अध्याय नंबर 2 विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में बात की थी। और मुझे पूर्ण रूप से आशा और उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और यहाँ से 100% आपको मैंने जितने प्रकार के किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनके बारे में बताया, वो प्रश्न यहाँ से ही आपको देखने को मिलेंगे। ये तो होगी।